गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम अग्रवाल आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। देखिए, रोज़ की तरह 7:15 हो रहे हैं और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज आई एस फोर फिजिक्स 2000 का 12th सेट। ठीक है, तो अभी तक हम 11 सेट कर चुके हैं और 12वां सेट आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कल सैटरडे को मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट आई एस 456 2000 पे बेस्ड। तो हमने अभी तक आज को मिला के हम 12 सेट कर जाएंगे। 12 सेट्स पे ही बेस्ड मैं आपके लिए एक लाइव मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ और जिसमें मैं हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग कितना रेडी हो चुके हैं नए तरीके के एग्जामिनेशंस के अंदर नए नए क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग रेडी हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। जो वीडियो बाद में भी देख रहा है वो भी कमेंट करके मुझे बता सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है कि आई ए एस के पेपर के अंदर 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू क्रैक फॉर्मेशन एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है, कि भाई क्रैक फॉर्मेशन जो होती है और जो उसका कंट्रोल है उसके ऊपर रिगार्डिंग आपको क्या किए गए, 3 स्टेटमेंट दिए गए और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, आपको ये बताना था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, आप करेक्ट इनकरेक्ट दोनों बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला स्टेटमेंट दिया था, सरफेस विड्थ ऑफ द क्रैक शुड नॉट इन जनरल एक्सीड 0.30 mm फॉर स्ट्रक्चर नॉट सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव इन्वायरमेंट। लेकिन मैंने आज तक ये क्रैक वाला जैसा कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि जब आरसीसी हम पढ़ते हैं, चाहे कंक्रीट हम पढ़ते हैं, चाहे बिल्डिंग मटेरियल्स हम पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी हम क्रैक की कंडीशंस वाला हम ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ते। जब मैंने खुद भी कभी आरसीसी पढ़ाई है या कंक्रीट पढ़ाई है तो मैं भी उसमें नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन जब भी हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए ऐसे कुछ नए सवाल प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, क्वेश्चंस खड़ा कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन को रीड करते ही ये इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं रीड करते ही हमें आंसर आ जाने चाहिए। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब बेसिकली इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन मेरी ये रहेगी कि हमें इसका बेस समझना पड़ेगा, आई कोड इस बात पे क्या कहता है ये समझना पड़ेगा और फिर हम विद इन सेकेंड इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नए क्वेश्चंस कैसे आईईएस या गेट जैसे पेपर्स कैसे फ्रेम करते हैं, ठीक है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो राज है वो लिमिट स्टेट मेथड के अंदर है। लिमिट स्टेट मेथड आप जानते हैं कि आरसीसी के अंदर हम 2 मेथड से डिजाइनिंग करते हैं बेसिकली, एक डब्ल्यूएसएम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक लिमिट स्टेट मेथड। कौन सा, एक डब्ल्यूएसएम से करते हैं और एक एलएसएम से करते हैं, यही 2 मेथड है आपके पास। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताता हूँ एलएसएम को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके कई सारे अपने रीजंस हैं। ठीक है, सबसे बेसिक रीज़न आपको दे देता हूँ कि भाई एलएसएम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ थिन स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, मतलब जो आपके डब्ल्यूएसएम में है स्ट्रक्चर थोड़े थिक होते हैं नेचर में, बड़े बड़े स्ट्रक्चर निकलते हैं। ठीक है, बड़े साइज़ का स्ट्रक्चर निकलता है, लेकिन यहीं पे एलएसएम में छोटे साइज़ का उसी उतनी ही स्ट्रेंथ में छोटे साइज़ का स्ट्रक्चर निकल आता है। बहुत छोटा सा मैंने एक रीज़न दिया है आपको। तो उसमें एलएसएम को लेके क्या बोलता है, कहता है सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है इसमें। सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं सारी डिज़ाइनिंग इसमें करता हूँ। ठीक है, साथ में ये जो मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया है, काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला, ठीक है, मैं सर्वे भी आप लोगों से करवा रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग मुझे, मैंने आपको उसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, आप लोग उसमें बता सकते हैं कि मेरा क्या पॉजिटिव पॉइंट है, सोम सर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं क्या मेरा नेगेटिव पॉइंट है। उसमें आपका कोई भी नाम नहीं जाता है, कोई भी बच्चा अगर उसमें सर्वे करके मुझे देता है, ठीक है, उसमें आंसर करता है जो भी क्वेश्चन, जैसे कि मेरे कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ मैं आपको अच्छा बताता हूँ, कुछ गलत करता हूँ आप। ठीक है, कुछ ऐसा लगता होगा कि नहीं मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दे रखा है। ठीक है, उस लिंक को फॉलो करके आप उसको उसमें आंसर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरे खामियां हैं, क्या मैं उसमें पॉजिटिव कर सकता हूँ। और बस ज़्यादा ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट आप लोगों को लगेंगे उसको रिव्यू करने में। ठीक है, और मैं आपके लिए और बेटर कर पाऊँगा अगर आप उसको फॉर्म को सर्वे करके मुझे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसमें एक बच्चे ना, मैंने जो अभी तक कमेंट्स पढ़े उसके अंदर, ठीक है, किसी बच्चे ने उसमें ये लिखा है कि सर आप जो आई कोड का हमारे लिए करते हैं, सेशन करते हैं, इसमें आप क्लॉज नहीं देते हैं। तो मैंने आज क्लॉज भी मेंशन किए हैं। ठीक है, तो वो शायद बच्चा अगर देख रहा होगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं उसकी हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर आई कोड के अंदर जाए तो 35th क्लॉज 35.0 ये कहता है सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जिसमें 35.1 के अंदर अगर मैं मूव कर जाऊँ, इन दिस मेथड ऑफ डिज़ाइन बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट कॉन्सेप्ट, अगर आप जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो एलएसएम के हिसाब से करते हैं, द स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइंड विद स्टैंड सेफली ऑल लोड्स। मतलब कहना चाह रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि थ्रू आउट इट्स लाइफ, पूरी अपनी ज़िंदगी के तहत जब तक वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ज़मीन पे, तब तक उस पर जितने लोड आ रहे हैं उसको सेफली वो हैंडल कर पाए।
ठीक है, जितने भी टाइप के लोड आ रहे हैं, चाहे वो डेड लोड हो, चाहे वो लाइव लोड हो, चाहे वो विंड लोड हो सकता है, चाहे वो अर्थक्वेक लोड हो सकता है, किसी भी टाइप का लोड हो सकता है। ठीक है, इट शैल ऑल्सो सेटिस्फाई द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन देखा वो क्रैकिंग पे बेस्ड था, मतलब हम अपने डायरेक्शन की तरफ बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये लिमिट स्टेट क्या है, आधे से ज़्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उनको ये नहीं पता होता है कि जो लिमिट स्टेट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ इसमें लिमिट स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, क्योंकि हमने बोला कि लिमिट स्टेट मेथड के अंदर सेफ्टी और जो सर्विस स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है, सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या आ रहा था? डिफ्लेक्शन आ रहा था, क्रैकिंग। डिफ्लेक्शन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, कि स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा ना हो, ठीक है, क्रैकिंग ज़्यादा ना हो, एक डिज़ायरेबल परमिसिबल कुछ लिमिट होगी, वो क्या लिमिट हो सकती है? ठीक है, तो अगर वो हम मेंटेन कर लें, ठीक है, अगर एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर, ठीक है, बिफोर फेलियर, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा। लेकिन अगर वो अपनी एक्सेप्टेबल लिमिट तक पहुंच जाता है, वो एक्सेप्ट, जैसे मैं मान लेता हूं कि वो 100 किलो न्यूटन का लोड बियर कर सकता है, ठीक है, जैसे आपको मैं इसको इसी में आपको एग्जांपल में डाल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई जेई साहब, आपके अगर कंधे पे 100 किलो का वजन, 100 किलो की बोरी रख दी जाए, ठीक है, तो आपकी क्षमता मैं मान के चल रहा हूँ 100 किलो की है, 100 किलो का बोरा आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल लिमिट आपकी कितनी है? 100 किलो है। ठीक है, अगर मैं आपके कंधे पे 50 का रख दूँ, 50 किलो का बोरा रख दूँ तो आप बढ़िया चलते रहेंगे। 60 का रख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, 70 का रख दूँ तब थोड़ी बहुत दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 100 जहाँ मैंने रख दिया या 100 पार कर दिया, वहीं तुम्हारी क्या आ जाएगी? एक्सेप्टेबल लिमिट आ जाएगी कि भाई अब ना हो पाएगा, तुम ढह जाओगे, फेल कर जाओगे। तो वो आपकी कौन सी कंडीशन है? वो लिमिट स्टेट वाली कंडीशन है। लिमिट स्टेट इज अ कंडीशन एट विच स्ट्रक्चर क्या करने लग जाएगा? ठीक है, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, जिसके बियॉन्ड अगर आप चले जाएं तो स्ट्रक्चर फेलियर की कंडीशन में आ जाएगा। सही है, तो द एम क्या है हमारा? ठीक है, एम क्या है स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने का? हमारा ये एम है कि हम इस इंटेंशन के साथ स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं कि वो अपने लिमिट स्टेट तक कभी ना पहुंचे। ठीक है, इट विल नॉट रीच अ लिमिट स्टेट। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि वो अपनी लिमिट स्टेट को ना पहुंचे। ठीक है, अब देखिए 35.1.2 क्लॉज में चले जाता हूँ, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई। ठीक है, डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। जो डिज़ाइन है आपके स्ट्रक्चर का वो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू पे बेस्ड होना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू की बात भी हम पहले आरसीसी में ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कौन सी होती हैं, जिसमें अगर हम 100 क्यूब ले लेते हैं, 100 क्यूब पे टेस्ट करते हैं तो उसमें से लगभग 95% ऐसे रिजल्ट आते हैं जो पास हो जाते हैं। सिर्फ मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर 95% से ज़्यादा पास हो रहे हैं, ठीक है, मोर देन 95% रिजल्ट पास। ठीक है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ नॉट मोर देन नॉट मोर देन नॉट मोर देन 5% रिजल्ट फेल। ठीक है ना, 5% से ज़्यादा फेल नहीं करते, अगर 95% से ज़्यादा पास करें तो वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और किसकी? किसी मटेरियल की। ठीक, लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, विच टेक इनटू अकाउंट द वेरिएशंस इन द मटेरियल स्ट्रेंथ, क्योंकि भाई यहाँ पे जो मैं स्ट्रेंथ ले रहा हूँ ये 95% सही है, 5% इसमें गलती भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मुझे इसमें क्या करना पड़ता है? एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हुए चलना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि भैया ये 100% सही रिजल्ट नहीं है, 95% है, तो इसमें थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया? द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू शुड बी बेस्ड ऑन स्टैटिकल डेटा। हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो स्टैटिकल डेटा एक्चुअली में टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है, और उसमें जो भी स्टैटिकल डेटा निकल के आएगा उसके हिसाब से हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को लेंगे। वेयर सच डेटा आर नॉट अवेलेबल, अगर वहाँ पे कोई ऐसा डेटा अवेलेबल ना हो, ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? IAS 456 कह रहा है। जो भी मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें किसके बिहाफ पे कर रहा हूँ? IAS 456 के बिहाफ पे कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे ये भी कमेंट करके कहा है कि सर आप IAS 456 2000 के बारे में बता रहे हैं, अब तो IAS 456 2013 भी आ चुका है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, देखिए एग्जामिनेशन अभी भी IAS 456 2000 के बिहाफ पे चल रहा है। जिस दिन 2013 के हिसाब से चलने लग जाएगा, मैं आपको सारा का सारा डेटा 2013 के हिसाब से मोल्ड करवा दूंगा। ठीक है, वो जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, लेकिन अभी मेरा फोकस सिर्फ एग्ज़ाम पे है।
ठीक है, दे शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होने चाहिए। अगर ऐसा डेटा अवेलेबल ना हो तो फिर मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से चलूंगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे करूँगा, तो क्लॉज 35.12 कहता है। ठीक है, फिर जब डेटा अवेलेबल नहीं होता तो 35.12 आ जाता है। कहता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू तो तुम्हें पता है ना, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू तो तुम निकाल सकते हो टेस्ट करके 95% जो पास, उससे तुम डिज़ाइन वैल्यूज़ के साथ काम करो। ठीक है, तो जब मैं एलएसएम आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, आप अगर अपने मेरा एलएसएम का लेक्चर ना देखा हो तो आप बस इतना लिख सकते हैं शुभम सर आरसीसी लेक्चर्स, उसके अंदर एलएसएम के ऊपर मैंने लेक्चर किया हुआ, तो आप उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें कहा था कि भाई किसी एक कंक्रीट की क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो एफ के है कुछ, ठीक, लेकिन इसमें मैं क्या करता हूँ, दो वजहों से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाता हूँ। पार्शियली मतलब आधा आधा। ठीक है, आधा एक मटेरियल की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो सिर्फ 95% सही है अभी मेरे हिसाब से, और कुछ जिस तरह की लोड, कभी ऐसा हो सकता है कि डेड लोड ही लग रहा हो स्ट्रक्चर पे, कभी ऐसा हो सकता है कि डेड लोड और लाइव लोड दोनों लग रहा हो, कभी ऐसा हो सकता है कि विंड लोड भी साथ में लग रहा हो। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लोड के, उन कॉम्बिनेशन पे भी आते हैं। ठीक है, तो मैं दो बातों को ध्यान में रखते हुए, एक मैंने मटेरियल की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए रखा। ठीक है, और जब मैंने मटेरियल की स्ट्रेंथ के लिए एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको मैं गामा से डिनोट करता हूँ, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख देता हूँ, ये पी फॉर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए एफ, ठीक है, जिसको मैं गामा से डिनोट करता हूँ, जो कि मैं 1.5 लेके चलता हूँ कॉन्क्रीट के केस में, इन केस ऑफ एलएसएम। ठीक है, एलएसएम में। ठीक, अब जब मैंने कहा कि ऐसा है, तो भाई मेरे हिसाब से जो स्ट्रेंथ है, मैंने एफ सी को किससे डिवाइड कर देना है, 1.5 से, तो ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, 0.67 एफ सी के आ गया। ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर लोड को भी ध्यान में रखते हुए क्या लगा दिया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया। ठीक है, अभी मैं जनरली उसको 1.5 की वैल्यू ही मान के चल रहा हूँ, तो इस पर भी 1.5 की वैल्यू लग जाएगी और ये 0.45 एक्सीव के आ जाएगा। तो मैं एलएसएम में क्या कहता था, डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू कितनी मानता था, 0.45 एफ के। ठीक है, तो ये वही वैल्यू है। अब देखिए, ठीक, अब मेरे को ये बात समझ में आ चुकी है। अब खास बात यह है जय साहब, ये देखिए, इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल कंसिडरेशंस दीज फैक्टर्स शुड हैव द गिवन वैल्यू इन क्लॉज 36। ठीक है, अगर आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स हैं, स्पेशल कंसिडरेशंस हैं, तो आपको क्लॉज 36 आईएस कोड के क्लॉज 36 के अकॉर्डिंग आपको जो मटेरियल है उस पर टाइप ऑफ लोडिंग में ध्यान में रखते हुए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना पड़ेगा। पार्शियल ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसको अभी आपने डायरेक्टली 1.5 ले लिया लोड के केस में, आपको क्लॉज 36 के हिसाब से लगाना है। अब क्लॉज 36 क्या कहता है, ये क्लॉज 36 में आ गए हम, क्लॉज 36.4.2.1 जी साहब देखिए, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड आईएस कोड रिकमेंड करता है। ठीक है, और आपको देता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आईईएस का 2005 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो मैं अभी तक ऊपर आईईएस 2005 का क्वेश्चन साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि उसका आंसर अभी आप ही को करना है, बस मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। ठीक, अब देखिए, कहता है कि अगर, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि दो तरह के कंडीशंस होती हैं, दो तरह के लिमिट स्टेट होते हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड में एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इन दोनों की भी अलग से अभी बात करते हैं। लेकिन अगर कोलैप्स में बात कर रहे हो तो डेड लोड के लिए आप 1.5 लेंगे, लाइव लोड के लिए आप 1.5 लेंगे। अगर डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन होता है, जो लोड ऊपर से लग रहा है वो डेड लोड और लाइव लोड का है, तो 1.5 और 1.5, डेड लोड के लिए भी 1.5 लेंगे, लाइव लोड के लिए भी 1.5 लेंगे। अगर वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि डेड लोड का और वेट लोड का है, विंड लोड का है, डब्ल्यू क्या है, विंड लोड। ठीक है, ये देखिए विंड लोड, तो विंड लोड के लिए देखिए यहाँ पे 1.5 दिया है, डेड लोड के लिए देखिए 1.5 दिया है। ऐसा हो सकता है कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड तीनों लग रहा हो कोलैप्स की कंडीशन में, तो 1.2 1.2 1.2। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एग्जामिनेशन में। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के हिसाब से भी ऐसी डेड लोड और लाइव लोड के लिए कॉम्बिनेशन में 1, डेड लोड और विंड लोड के लिए 1 1, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड के लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि हमसे अर्थक्वेक लोड दे देते हैं। एक चीज़ खास याद रखना है, नोट बना के अपने पास रखेंगे, नोट बना के क्या रखेंगे कि कभी भी विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, जिसको मैं ईएल कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अर्थक्वेक लोड आर नॉट यूज्ड साइमल्टेनियसली, आर नॉट यूज्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली।
ठीक है, इनको कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करते। अब जैसे आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अर्थक्वेक लोड के लिए, तो जहाँ जहाँ विंड लोड लिखा हुआ है वहाँ वहाँ से विंड लोड हटा के क्या लगा दो, अर्थक्वेक लोड लगा दो। यहाँ से भी विंड लोड हटा के क्या कर दो, अर्थक्वेक लोड कर दो। और यही सेम वैल्यूज़ जो विंड लोड के लिए आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ले रहे हैं, यही अर्थक्वेक लोड के लिए लेंगे। सही है। तो मेरे पास पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि आईएस कोड ने रिकमेंड किया, मैं वो भी लेके चल रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने देखा कि मेरे पास दो कंडीशन हैं, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की और एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो टाइप की थी। तो मैंने कहा कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की अगर मैं सबसे पहले किसकी बात करूँ, जो कि कौन सा क्लॉज कहता है, 35.2 कहता है। ठीक है, 35.2 क्लॉज कहता है किसका, आईएस कोड का। कौन सा आईएस कोड, IS 456 का। ठीक, क्या कहता है, द रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब कहीं कहीं पे फ्लेक्चर भी लिखा होता है। ठीक है, शियर, टॉर्जन, एक्सियल लोड, जिसको आप कभी कभी कंप्रेशन के हिसाब से भी कहते हैं। ठीक है, इन चाहे फ्लेक्चर में बात करें, चाहे शियर में बात करें, चाहे टॉर्जन में बात करें, चाहे कंप्रेशन में बात करें, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ये कहता है कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, चाहे बेंडिंग में, चाहे शियर में, चाहे टॉर्जन में, चाहे एक्सियल लोड में, चारों ही कंडीशन में एट एवरी सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन द अप्रोप्रिएट वैल्यू, एक अप्रोप्रिएट वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए कैसी भी मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ लोड में या कॉम्बिनेशंस ऑफ लोड में। ठीक है, कैसे भी बेकार से बेकार कॉम्बिनेशन ऑफ लोड आपके स्ट्रक्चर पे लग रहे हों। ठीक है, कि बेंडिंग के साथ साथ टॉर्जन भी लग रहा है, टॉर्जन के साथ साथ शियर भी लग रहा है, ठीक है, कंप्रेशन के साथ साथ बेंडिंग भी आ रही है। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स हो सकते हैं, कैसी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो उसके अंदर आपकी जो रेजिस्टेंस है बेंडिंग को लेके, चाहे शियर को लेके, चाहे टॉर्जन को लेके, चाहे कंप्रेशन को लेके, एक एप्रोप्रिएट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हुई तो ये किस में फेल कर जाएगा, कोलैप्स में फेल कर जाएगा। और कोलैप्स की कंडीशन कौन कौन सी है, बेंडिंग, शियर, टॉर्जन और कंप्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो आपको एप्रोप्रिएट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखते हैं, तो आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो कोलैप्स की कंडीशन मैं समझ चुका हूँ। मेरे पास दूसरी कंडीशन कौन सी थी, सर्विसिबिलिटी की लिमिट स्टेट के अंदर। तो द सेक्शन शुड बी सेफ इन, शुरुआत में ही सर्विसिबिलिटी की बात कर ली गई थी, एक क्रैकिंग में और एक डिफ्लेक्शन में। ठीक है, एक क्रैकिंग में और एक डिफ्लेक्शन में, दोनों में। सबसे पहले क्रैकिंग की बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, क्रैकिंग की। ठीक है, तो क्रैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्रैक विड्थ फॉर सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो लंबे समय तक आपको सर्विस देता रहे और चलता रहे, ड्यूरेबल रहे, ठीक है ना, तो आपको एक लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्रैक डिफाइन करनी पड़ेगी। कौन कहता है, आईएस कोड कहता है। ठीक है, द लिमिट ऑफ क्रैक विड्थ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एक्सपोजर कंडीशंस। वहाँ पे एक्सपोजर कंडीशंस कैसी हैं, एक्सपोजर कंडीशंस की हमने सेट 1 में ही बात कर ली थी कि माइल्ड कंडीशंस भी हो सकती हैं वहाँ पे, मॉडरेट भी हो सकती हैं, सीवियर भी हो सकती हैं, वेरी सीवियर भी हो सकती हैं। हर कंडीशन में हमने नॉमिनल कवर की भी बात करी थी। ठीक है, जैसे कि हम कम से कम नॉमिनल कवर कितना देते हैं, 20 mm देते हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग सेक्शन के हिसाब से भी बात करी। फायर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने बात करी थी कि मिनिमम विड्थ ऑफ बीम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सेक्शंस के लिए अभी तक हम बात कर चुके हैं। अब अगर ये कंडीशन है तो लिमिट ऑफ क्रैक क्या है, अगर उसमें क्रैक आ जाता है किसी भी तरह से सेक्शन में, तो वो एक्सपोजर कंडीशन पे कह रहा है, डिपेंड करता है। और एक्सपोजर कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, ये हम बात कर चुके हैं। तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से माइल्ड कंडीशन में 0.3 mm अलाउबल क्रैक है। ठीक है, मॉडरेट कंडीशन में 0.2 mm, वेरी एग्रेसिव या कह सकते हैं कि भाई सीवियर कंडीशन के अंदर 0.01 mm। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस को डिफाइन करता है आईएस कोड और कहता है कि माइल्ड कंडीशन है तो 0.3 mm से ज़्यादा क्रैक मैं अलाउ नहीं कर सकता। अलाउबल क्रैक की जो कंडीशन है 0.3 mm की है। सही है, तो मेरे को दोनों ये चीज़ें पता है। अब वापस आ जाता हूँ मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर, IES 2005 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सारा टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, अब आंसर आपको करना है। मैं 30 सेकंड का समय आपको देता हूँ। जो वीडियो बाद में भी देख रहा है ना, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा आंसर। हाँ, और इससे पहले मैंने CPM पर्ट का आपके लिए नेटवर्क एनालिसिस पूरा पर्ट का आपको सॉल्व कराया है, और उसमें मैंने देखा अभी तक ज़्यादातर बच्चों के आंसर अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, और बच्चे उस वीडियो को देख भी रहे हैं, उससे सीख भी रहे हैं, लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं।
और ये नुकसान सिर्फ उन्हीं बच्चों का है। हाँ भाई, 30 सेकंड पूरा होने पे बात करते हैं भाई। ठीक है, समय हो चुका है, इससे ज़्यादा समय आपको लेना नहीं चाहिए। द सरफेस विड्थ ऑफ द क्रैक शुड नॉट इन जनरल एक्सीड 0.30 mm फॉर स्ट्रक्चर्स नॉट सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव इन्वायरमेंट। ये कह रहा है कि जो सरफेस विड्थ है किसी भी स्ट्रक्चर की, ठीक है, उसमें जो क्रैक है वो किसी भी हालत में 0.30 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें जो एग्रेसिव इन्वायरमेंट में नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा था कि भाई एग्रेसिव इन्वायरमेंट में, ठीक है, 0.1 mm हो सकता है, माइल्ड कंडीशन में भी 0.3 mm हो सकता है, तो वैसे भी मैक्सिमम कंडीशन में तो भैया 0.3 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता, यही तो कह रहा है। ठीक है ना, कि नॉट सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव इन्वायरमेंट, अगर सब्जेक्टेड टू कहता तो 0.1 हो जाता, नॉट लगा दिया हल्के से बीच में, तो सेंटेंस को बहुत ज़्यादा घुमाया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, डीप बीम भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेट नंबर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो व्हेन डेप्थ ऑफ वेब इन अ बीम एक्सीड 750 mm, तब हम उसको डीप बीम कह देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तब डीप बीम के अंदर हम क्या देते थे, साइड फेस रीइंफोर्समेंट देते थे। कितनी देते थे, 0.1% ऑफ वेब एरिया देते थे, बिल्कुल सही बात है। शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ईच फेस लिखा है, लेकिन भाई ये हमारे पास बीम थी, ठीक है, इसकी जो डेप्थ है अगर 750 mm से बढ़ जा रही थी तो मैंने उसको डीप बीम कह दिया था खुशी खुशी, और इसमें मैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट दे रहा था, लेकिन दोनों साइड की मिला के 0.1% ऑफ वेब एरिया दे रहा था, और यहाँ पे तो ईच फेस लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है द नॉमिनल स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स इन अ स्लैब शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ, शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ स्लैब और 300 mm विच एवर इज लेस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि नॉमिनल स्पेसिंग जो मेन बार की है वो एक स्लैब के अंदर 3D और 300 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती, और इनमें से भी छोटी वैल्यू हमें चूज़ करनी होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब इसके हिसाब से स्टेटमेंट 1 एंड 3 बिल्कुल सही आंसर है, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो किस तरह से हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं और थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। चलिए, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, अब हमने कोलैप्स के हिसाब से तो सारी चीज़ों को निकाल लिया, लेकिन सर्विसिबिलिटी के हिसाब से अभी तक नहीं किया। सर्विसिबिलिटी में दो चीज़ें बात करी थी हमने, एक डिफ्लेक्शन की भी बात करी थी, क्रैकिंग की तो हमने कर ली, लेकिन अभी डिफ्लेक्शन की रह गई। डिफ्लेक्शन में कोशिश करते हैं, देखिए द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कहता है द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज। ठीक है, कि भाई मैं डिफ्लेक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन डिफ्लेक्शन जो है कुछ टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से, कुछ क्रीप के इफेक्ट की वजह से, कुछ श्रिंकेज की इफेक्ट की वजह से, अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ द पार्टीशंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस। मतलब कि मैंने मान लिया कि एक सिंपल सी मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं कास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसके क्या हो गए, सपोर्ट हो गए। ठीक है, इसको मैंने बीम को कास्ट कर दिया। ठीक, कह रहा है घुमा फिरा के टेक्निकली कह रहा है एट द टाइम ऑफ कास्टिंग, जब मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एट द टाइम, या मैं ऐसे कह देता हूँ ड्यूरिंग कास्टिंग कह देता हूँ, ड्यूरिंग कास्टिंग कह देता हूँ। ठीक है, तो कास्टिंग करते समय भाई टेम्परेचर की वजह से कुछ ना कुछ, और क्रीप श्रिंकेज तो सब साइमल्टेनियसली चलता है। ठीक है, उस समय भी कुछ ना कुछ लोड लगने की वजह से डिफ्लेक्शन, ठीक है, इसमें आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगी, मैंने डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है, बहुत छोटी सी वैल्यू। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड किससे ज़्यादा, स्पैन बाय 350 और 20 mm, और कितना 20 mm, और इन दोनों में से जो भी क्या हो, लेसर वैल्यू हो। सही है, इन दोनों में से जो भी क्या हो, लेसर वैल्यू। लेकिन ये तो ड्यूरिंग कास्टिंग की कंडीशन है, आफ्टर कास्टिंग क्या होगा, तो उसको मैं बोलता हूँ फाइनल डिफ्लेक्शन, आफ्टर कास्टिंग की कंडीशन। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सेम वही श्रिंकेज, क्रीप, टेम्परेचर सबको ध्यान में रख रहा हूँ। ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पैन बाय 250। भाई सीधी सी बात है,
कास्टिंग करने के बाद वो अपनी प्लास्टिसिटी को पूरी से लूज़ कर देगा, कंक्रीट लूज़ कर देगा, तो उस टाइम डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिसिटी जब नहीं होगी कंक्रीट के अंदर, डिफ्लेक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो क्रैक कर जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए। तो जब मैंने क्या बोला, स्पैन बाय नीचे छोटी वैल्यू तो 250, ठीक है, ऊपर नीचे बड़ी वैल्यू तो डिफ्लेक्शन कम। ये देखो सही है। तो याद रखने का अच्छा तरीका है कि पहली कंडीशन में ज़्यादा वैल्यू, दूसरी कंडीशन में छोटी वैल्यू, ठीक है, बस ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ ठीक है, आई होप सबको क्लियर चल रहा होगा ये। ठीक, अब क्वेश्चन इसी के ऊपर IES 1996 में इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपसे 30 सेकंड लेता हूँ और 30 सेकंड में आप लोग आंसर करेंगे। IES 1996 का क्वेश्चन, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग, देखिए फाइनल टर्म इस्तेमाल हुआ है, फाइनल डिफ्लेक्शन, ठीक है, including the effect of temperature, creep, shrinkage and measured from the as cast level of the support of floors, roofs and all other horizontal members, कोई भी horizontal member है reinforced concrete member का, ठीक है, should not normally exceed, ठीक है, बताइए। तो भाई ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, सभी लोग तैयार रहेंगे, ठीक है, और पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए आपकी सक्सेस आपकी पार्टिसिपेशन पे ही है। जेई जेई ना चिल्लाओ, क्यों जेई साहब, ठीक है, और वो सर्वे जो डिस्क्रिप्शन में सर्वे लिंक मैंने दिया है उसमें फीडबैक ज़रूर देना अपना, ठीक है ना, तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा, तभी तुम्हारे लिए इम्प्रूव कर पाऊँगा, और ठीक है। हाँ, उसमें पॉजिटिव पॉइंट बताओ, मेरे नेगेटिव पॉइंट बताओ, नाम तुम्हारा आना नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, कहीं तुम कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा नाम जाएगा तो सर मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम आता ही नहीं है, पंगा ही नहीं है। तो खुल के अपना एकदम ट्रुथफुल बताना है जो भी बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्पैन बाय 250, ठीक है, फाइनल डिफ्लेक्शन के लिए देखिए, ठीक है, फाइनल डिफ्लेक्शन के लिए स्पैन बाय 250। बस अगला क्वेश्चन IES 1995 का 30 सेकंड, खुद पढ़ो खुद निकालो आंसर, मैं नहीं जानता, मैं तो सब बता चुका। ठीक है भाई, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के हिसाब से फॉर डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, फाइनल तो लिखा ही नहीं, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है बस, ठीक है ना, टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज सब ले ही रखा है, इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस मतलब ड्यूरिंग कास्टिंग की कंडीशन कह रहा है, बात खत्म, स्पैन बाय 350, लो हो गया काम, बस भैया। अब देखिए द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स मे बी, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन की आप बात कर रहे थे ये, ठीक है ना, ये तो ये सारे के सारे डिफ्लेक्शन तो किसको, टेम्परेचर क्रीप और श्रिंकेज इन सबको ध्यान में रखते हुए आप देख रहे थे, लेकिन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में बी जनरली अज्यूम टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट स्पैन टू डेप्थ रेशियोज आर नॉट ग्रेटर देन, एक कोई बीम है या कोई भी मेंबर है, इसका जो भी स्पैन है, जो भी स्पैन की लेंथ है, ठीक है, और इसकी जो भी डेप्थ है, ठीक है, कुछ ना कुछ डेप्थ होगी, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कौन सी डेप्थ ली जा रही है, इफेक्टिव डेप्थ ली जा रही है, मतलब स्मॉल डी को लिया जा रहा है, ठीक है, तो स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट बी ग्रेटर देन कह रहा है, किससे, ठीक है, अगर स्पैन 10 मीटर तक है तब, पहली कंडीशन है कि स्पैन 10 मीटर तक लंबा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो कैंटिलीवर बीम के लिए 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यही वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती,
कंटिन्यूस बीम के लिए यही वैल्यू 26 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सवाल आपका हो सकता है कि अगर स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा हुआ तब, तो पहले आप इस कंडीशन पे क्वेश्चन का आंसर दो, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये लो भैया क्वेश्चन बताओ, फिर 30 सेकेंड। IES 2009 बताइए। How is the deflection of reinforced concrete beam controlled as per IS 456? Using large aspect ratio, using modular ratio, LSM में तो मतलब ही नहीं बनता। कंट्रोलिंग स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, अरे अभी अभी तो देखा है, अभी अभी ऐसे कुछ गाना था यार बढ़िया सा, ठीक है ना। तो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, ठीक है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे, ठीक। तो गाना बढ़िया सा याद आया, वो अभी अभी कुछ ऐसे कुछ गाना आया था, बड़ा अच्छा सा गाना लगता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, बताओ जय साहब बताइए। 2008 का सवाल है आईईएस का। तो एक बच्चे ने अच्छा मेरे को फीडबैक में ये भी लिखा था कि इफ़ यू कैन इंक्लूड सम आईईएस लेवल क्वेश्चंस देन इट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू। तो भैया जय साहब आईईएस के क्वेश्चन में डाल दिए, बताइए, ठीक है। अच्छा मैं जय साहब बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ए ही नहीं बन सकते या गेट वेट और बढ़िया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ना बन सकते हो। वो हमने एक मतलब जय हमारा प्यारा है ना, प्यारा होता है ना जय, बस। हाँ तो बताओ भाई। अरे साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम। हाँ अंधा भी बता देगा अब तो 20, ठीक है। चलो एक और ट्राई करो, इसका बताओ। IES 2008 का एक और सवाल है। As per IES 456 the vertical deflection limit for beams, ठीक है, beams may be generally assumed to be satisfied, ठीक है, provided that the ratio of span to effective depth of continuous beam देख के ले हो भैया। आंसर देख रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में बैठ के तुम्हारा, जो कमेंट करता है, चाहे तू आज से 10 साल बाद भी करोगे ना इस वीडियो पे कमेंट, मेरे पास आता है वो, पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर 26, बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी तब तक की थी जब तक स्पैन 10 मीटर तक था, ठीक है। लिखा हुआ है अप टू 10 मीटर स्पैन, ठीक है। तो नॉट ग्रेटर देन, तो हम कह सकते हैं कि स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 26, ठीक है। ये किसके लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए, ठीक है। तो कैसे आईईएस में और गेट जैसे एग्जामिनेशंस में आपसे क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जाते हैं, ये आईएएस कोड बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ बच्चों ने मुझसे आईएएस 800 के लिए भी कहा है कमेंट करके, एक दो कमेंट में मैंने पढ़ा है। तो जल्द मैं आईएएस 800 पे भी आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन अभी लाइव टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। जिसने ये 12 सेट नहीं देखे हैं वो फटाफट देख डालो, 15 से 20 मिनट का हर सेट है, देखिए, क्योंकि लाइव टेस्ट के अंदर एक एक बच्चे का एक एक सवाल सही होना चाहिए। बहुत मेहनत के साथ ही 12 सेट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आईएएस कोड आपके लिए इजी बनाया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप जो सफ़र है हमारा इंजीनियर बनने का उसको आसान कर दें मेरे साथ इंजीनियर सट्टा पर, सही है। तो अब आ जाते हैं बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन्स ग्रेटर देन 10 मीटर, ठीक है। तो भैया अगर 10 मीटर से स्पैन की लेंथ जो है ज़्यादा हुई तब तब ऐसा होगा कि भैया हम ये सेट 13 में कंटिन्यू करेंगे IS 456 2000 के। लेकिन उससे पहले कल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ऑल इंडिया IS 456 2000 का लाइव मॉक टेस्ट। तो इस सैटरडे आप सब लोग मेरे साथ ट्यून रहेंगे 7:15 पे लाइव, इस टेस्ट को देने के लिए तैयार रहें। 12 के 12 सेट देख डालें, ठीक है। एक एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको साथ अपने साथ जोड़ लो, क्या पता जो कमियां शायद तुम्हारे दिमाग में ना आई हो उसके दिमाग में आ जाएं। मिल के जो फीडबैक फॉर्म आपको मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको 1 से 1.5 मिनट दे दो यार मुझे भी ठीक है। और उसमें बताओ भाई क्या दिक्कत है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। तो मैं इम्प्रूव करूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ तो करना है लेकिन, चलिए इच्छा जी, और घर में रहना है, बार बार निकलना मत जाना तुम, वरना कोरोना साथ ले जाएगा
ठीक है ना? हाँ, चलिए। और वो जेई वेई नहीं देखता फिर, जेई साहब नहीं होंगे फिर वहाँ। जेई साहब का जिस साहब ले जाएगा और जेई जेई रह जाएगा, फिर क्या होगा, जेई है, कोरोना ही है जे। ठीक है, तो ख्याल रखना है अपना, घर में रहना है। ठीक, चलिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।